कक्षा 8 हिंदी पाठ 16 पानी की कहानी। बच्चों 50% सिलेबस से हटकर अपना जो चैप्टर शामिल किए गए हैं वो चैप्टर नोट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 1, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18 ओके। 1, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17 और 18। तो इस तरह से ये आपके पाठ के में दिए हुए हैं। और अब देखिए पाठ 16 पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। कैसी बूंद आ पड़ी? मोती के समान एक बूंद थी और वो मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। अब वो ओस की बूंद थी, वो कलाई पर से सरक कर वो उसकी हथेली पर आ गई है। किसकी हथेली पर? यानी कि लेखक की हथेली पर। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि स्वर मेरी हथेली से निकल रहा था, कि वो उसकी बूंद जो पड़ी हुई थी वो मेरी हथेली में से वो ऐसा स्वर निकल रहा था। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। देखो, बेजान जो वस्तु होती है उसमें भी जान डालने की एक लेखक और कवि ऐसा प्रयत्न करता है कि मानो उसमें जान डाल दी गई हो। तो देखो, उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। उसकी बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। मैं कौन हूँ? ओस हूँ, जानता हूँ, मैंने कहा। अब लेखक के द्वारा कहा गया, मैं जानता हूँ। इसके पश्चात, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा। अब लेखक ने कहा, झूठी, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? अब ये यहाँ पर कहा गया कि बेर के पेड़ से क्या कोई पानी का फव्वारा निकल रहा था जो तुम वहाँ से आई हो। तब क्या हुआ? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। यानी कि लेखक ने जैसे मानो विश्वास नहीं किया है और बूंद फिर से हिलने लग गई। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मैं एक कण से दूसरे कण में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और एक अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। सब कुछ छीनकर बाहर निकाल देते हैं। कहने का तात्पर्य है, बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं और पेड़ एकदम खा जाते हैं। अर्थात कुछ भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी में जब वो अपनी जड़ों को फैला लेते हैं तो पृथ्वी से वो सारे पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? तुम्हें क्या लगता है कि पेड़ इतने बड़े ऐसे ही हो जाते हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते। कि ओस की बूंद वहाँ पर उस रोए पर पड़ गई तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उन्होंने उसे पकड़ लिया हो और वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं रोए में खींच ली गई। अब वो रोए के सहारे से वहीं से खींच ली गई थी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई।
एक कोठी में मेरे को बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, यानी कि एक और बूंद थी, वो भी मेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वो जा चुके हैं, कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही होता है तभी ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही और ये उन पत्तों पर ही पड़ी रही। इसके पश्चात देखिए, अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब लेखक उधर से गुजर रहे थे तो इसने उसको देखा, लेखक को, तो वह उनके हाथ पर कूद पड़े। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी कि जब तक सूर्य उदय होता है तब तक ही मैं तुम्हारे पास रहूँगी, उसके पश्चात मैं उड़ जाऊँगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। किसका जीवन? ओश का जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हड्रोजन हाइड्रोजन और ओसजन ऑक्सीजन, ये इसके पुरखे हैं, नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ये लपटों के रूप में सूर्यमंडल में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य की ओर सूर्य की धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है। किसके पुरखे? ओस के पुरखे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। किससे टकराकर? उस ग्रहराज से। तो यहाँ पर ओश अपने भूत के विषय में बता रही है, अर्थात अपने बीते हुए समय के विषय में बता रही है। वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति से के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। कौन? पृथ्वी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब लेखक ने पूछा कि उन आग की लपटों से तुम पानी में कैसे परिवर्तित हुई? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, कि जो ग्रह था वो ठंडा होता चला गया। और फिर देखिएगा क्या हुआ। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। प्रत्यक्ष जो अस्तित्व था वो गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था।
मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का? कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। देखो कितना कितना जीवन होता है। दाल में नमक के समान भी मेरा जीवन नहीं है। देखो मैंने यानी कि 100-200 वर्ष मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। अब लेखक कह रहा है कि वास्तव में 100-200 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, और जैसे वो भी ऐसे हैं जैसे कि दाल में नमक डाल दिया हो, यानी कि बस उतना ही, और इससे भी ज़्यादा होता होगा। धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिर फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। किसकी? गर्म धारा से। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी। उसकी बूंद पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब वह समुद्र में जाकर मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत था। वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। धीरे धीरे वो सहन करने लग गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ऐसी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यानी कि कुछ जीवों की ऐसी चमक होती थी आँखों की। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है कि कितने जलीय जीव होते हैं कि उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। ऐसे जीव भी हैं इन पहाड़ियों की गुफाओं में। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलूं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी।
मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इस भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, कुछ तो कहने लगे वहीं पर पड़े रहो, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो इस तरह से यह पाठ एक भाग हमने आपको करा दिया है और अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट भाग कराएंगे। भाग 2 में आपको पूरा पाठ और प्रश्नोत्तर कराएंगे। धन्यवाद।